एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज का वीडियो है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स का मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अब आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका होता है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना। ठीक है, सीबीएसई हर साल 9th और 10th का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो इशू करता है कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा, ऐसे आपको जो है तैयारी करनी है। और आपके जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भाई 9th के एग्ज़ाम तो इंटरनल ही होते हैं, तो इनके फाइनल पेपर्स जो टीचर्स इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स का पेपर आने वाला है, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो सैम्पल पेपर जो हम सॉल्व करते हैं उसमें हमें कई चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। भाई क्वेश्चंस तो होते ही वेरिएशन में, एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस होती है। आपके जो है अनसीन पैसेजेस होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, व्याकरण है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एग्ज़ाम करते समय टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। इसीलिए जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करो, आपके सामने जो है वो आप घड़ी लगा कर बैठो कि इतनी देर में सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो पेपर आपका 3 घंटे का होता है, लेकिन हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2.5 घंटे के अंदर हम अपना पूरा पेपर सॉल्व करें। आधा घंटा हमारे हाथ में होना चाहिए, जैसे कुछ नहीं आ रहा है तो हम उस बचे हुए आधे घंटे में कर लें। हमें पूरा पेपर अपना रिवाइज़ करना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, जिनको हम उन बचे हुए आधे घंटे में करते हैं। तो चलिए देखें कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो सभी कुछ इस सैम्पल पेपर के थ्रू हम करने वाले हैं। तो आज का सैम्पल पेपर है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए। तो कोर्स बी के स्टूडेंट खफा नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दोनों ही कोर्सेज पैरेलल लेकर चलूँगी, तो आज अगर कोर्स ए का है तो अगला पेपर आपको कोर्स बी का मिलेगा। ठीक है, तो आज है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर है और ध्यान रखिएगा ये 2024 और 25 के सेशन के लिए है। आपका पेपर कोड 002 होता है, याद रखिए। क्लास 9th में भी आपके हिंदी का कोड यही रहेगा और 10th में भी यही रहेगा। 9th कोर्स बी का जो कोड होता है वो चेंज होता है, इस कोड को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जब हमारे पास पेपर आता है तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से हमें देखना पड़ता है। चलिए देखें क्या है। सबसे पहले देखिए, निर्धारित 3 घंटे का समय होता है और अधिकतम मार्क्स 80 होते हैं। अब ये 3 घंटे का जो समय होता है ये हमारा राइटिंग टाइम होता है, लेकिन इससे 15 मिनट पहले हमको पेपर मिलता है और वो होता है हमारा सिर्फ रीडिंग टाइम। ठीक है, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये आपके लिए बोनस टाइम होता है और इस बोनस टाइम को हमें बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना होता है। अब कैसे करोगे, चलिए बता देते हैं। 3 घंटे, मान लीजिए कि आपका पेपर शुरू हो रहा है 10:30 बजे से। ठीक है, तो 10:15 बजे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा। अब इस 10:15 यानी कि 15 मिनट को आपको बांटना है 2 पार्ट में। अब इस 2 पार्ट को आप कैसे बांटेंगे भाई, 15 का आधा करेंगे तो 7:30 होता है, लेकिन हमें 7:30 नहीं, हमें 8 एंड 7 मिनट्स करना है। 8 मिनट और 7 मिनट। तो 8 मिनट हम रखने वाले हैं अपठित गद्यांश और काव्यांश के लिए, उसको अलग रख दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि बचे हुए आपके पास जो 7 मिनट है, उस 7 मिनट के अंदर आपको आपका का सेक्शन छोड़कर, जो कि अपठित बोध का है जिसके अंदर 2 प्रश्न हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। खा, गा और घा, इन तीनों पार्ट को आपको 7 मिनट के अंदर देखना है, समझना है सब कुछ। अगर 5 मिनट में कर लेते हैं तो बेहतरीन है, आपके हाथ में ज़्यादा समय बचेगा। फिर आते हैं बचे हुए 8 मिनट पे। 8 मिनट में आपको का सेक्शन के जो 2 प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करना है। उनके अंदर प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय भी हैं और अतिलघु और लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। आपको जितना हो सके इन दोनों ही अपठित गद्यांश और पद्यांश के आंसर्स को 8 मिनट के अंदर निकाल लेना है। लिखना नहीं है, याद रखिए। आपको पेपर के अंदर ही इन सारी चीज़ों को देखकर, समझकर, निकाल कर रख लेना, क्योंकि जैसे ही आपका राइटिंग टाइम शुरू हो तो अपठित गद्यांश में आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। ठीक है,
जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम 8 मिनट के अंदर ये काम नहीं हो पाएगा। चलिए मानते नहीं हो पाएगा, 2 में से 1 क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश कर लीजिए, काव्यांश बाद में कर लीजिएगा। तो उस 8 मिनट को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी है जहाँ पर आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। अपठित गद्यांश के लिए एक टिप और दे देती हूँ कि गद्यांश में हमेशा आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर उसके बाद आप गद्यांश पढ़ोगे तो आंसर आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और काव्यांश में आपको पहले कविता पढ़नी पड़ती है और फिर आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको ध्यान से। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। याद रखिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो लिखे ही इसलिए जा रहे हैं ताकि आप पढ़ें और उनको फॉलो करें। जो कुछ लिखा है उसे आपको उसी हिसाब से काम करना है। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अभी मत बोलोगे मैं ऑप्शन ही नहीं। इन प्रश्नों के अंदर भी उप प्रश्न होते हैं, तो 15 मेन प्रश्न होते हैं जो आपको सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, तो ये 15 प्रश्न इन 4 खंडों में बटे हैं। का, खा, गा, घा। जैसे का में आपके पास में कितने प्रश्न आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, गद्यांश और पद्यांश। फिर खा में आपके पास व्याकरण है तो आपके पास 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए, खंड का में कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है, ठीक है। तो खंड का में 2 प्रश्न हैं, ठीक है। 2 प्रश्न में एक आपका अपठित गद्यांश, दूसरा अपठित पद्यांश, जिसके अंदर 10 प्रश्न दिए गए हैं, आपको सारे करने होंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं होता है। फिर आते हैं, खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड खा आपका पूरी तरीके से व्याकरण पे आधारित रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे और उनके अंदर उप प्रश्न रहेंगे 20। लेकिन आपको निर्देशानुसार उसके अंदर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार सिर्फ 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। तो 20 प्रश्नों में से आपको 16 देने हैं। यहाँ पर विकल्प आपके पास मौजूद रहेगा। फिर आते हैं, खंड गा में कुल 5 प्रश्न है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 21 है। तो 5 जो खंड गा है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपका क्षितिज और कृतिका पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उप प्रश्नों की संख्या 21 है जिसमें अंदर आपको निर्देश दिए जाएंगे। फिर आते हैं खंड घा। खंड घा में कुल 4 प्रश्न हैं। ये हमारे रचनात्मक लेखन आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। तो खंड घा में जो हमारे पास 4 प्रश्न हैं, उन 4 प्रश्नों में अंदर विकल्प मौजूद है। चलिए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। तो जितना भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है। अंदर हर प्रश्न के साथ आपके पास निर्देश मौजूद हैं। एक नियम इसमें नहीं दिया है, वो मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ। ये आदत आपको बोर्ड के लिए अभी से डालनी है। वो चीज़ है पहली कि शब्द सीमा जो भी दी जाएगी हर प्रश्न में उसके साथ आपको बंधना है। शब्द सीमा के ऊपर नहीं जाना है। ये इसको आप पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, 1 से लेकर 15 तक के सारे प्रश्न सीक्वेंस में होने चाहिए। आप में से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चलो अनुच्छेद पहले कर दें, पत्र पहले कर दें, बाकी बाद में करते रहेंगे। नहीं, पेपर जिस सीक्वेंस में दिया रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका अपठित गद्यांश है तो आप वही लिखोगे, खा में आपके पास काव्यांश है तो आप वही लिखोगे। तो 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन जिस ऑर्डर में आपके पास में पेपर में दिए गए हैं वही ऑर्डर आप यहाँ पर फॉलो करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, पिछले साल के पेपर से इस साल के पेपर में फ़र्क आया है, पैटर्न में चेंजेस हैं। पहले 50-50 का रेशियो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता था, लेकिन इस बार चेंज किया गया है। इस बार 1/4 से भी कम जो है, यानी कि मात्र 16 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो ही आपके पास में बहुविकल्पीय हैं, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सारे प्रश्न वर्णनात्मक है, तो लिखने को बहुत कुछ है। अपनी स्पीड स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी रखिएगा ताकि बाद में छूटने की कंडीशन, पेपर छूटने की कंडीशन ना बने, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। इस बार पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो जैसा कि कहा गया कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपठित बोध। अपठित बोध में हमारे पास 2 प्रश्न हैं। खंड का में अपठित गद्यांश 7 मार्क्स का, अपठित काव्यांश 7 मार्क्स का। तो खंड का हमारे पास में होता है 14 मार्क्स का,
ठीक है। तो अब जो ये गद्यांश आ रहा है या काव्यांश आएगा, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है बहुविकल्पीय, फिर अति लघु और लघु उत्तरीय। इस तरीके से आपके पास प्रश्न आए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएंगे प्रश्न और किस तरीके से करने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है गद्यांश ध्यान से। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना बौना है, ये कुछ समय पहले फिर सामने आया। यो प्रकृति सहनशीलता, धैर्य, अनुशासन की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। हमारे भीतर संघर्ष का भाव जगाकर समस्या के हल के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। लेकिन जब भी इंसान ने खुद को जीवन देने वाले प्रकृति प्रदत्त उपहारों जैसे जल, जंगल और जमीन का शोषण जोंक की भांति करने की कोशिश की, तब चेतावनी के रूप में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिले हैं। यानी कि जब जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति अपना रंग दिखाती जरूर है। कहने का मतलब क्या है, प्रकृति हमारे सामने बहुत ही रौद्र रूप में आती है। जल का स्वभाव है अविरल प्रवाह, जिसे बांधना वर्तमान समय में मनुष्य की फितरत बन गई है। वनों ने हमेशा मनुष्य को लाभ ही दिया है, लेकिन स्वार्थ में अंधे मनुष्य ने वनों को बेरहमी से उजाड़ने, पेड़ों को काटने में कभी संकोच नहीं किया। नदियों की छाती को छलनी कर अवैध खनन के रोज नए रिकॉर्ड बनाना इंसान का स्वभाव बन चुका है। यानी कि हम प्रकृति को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी हम इस चीज को बकाया नहीं रखते। पहाड़ों को खोदकर अट्टालिकाएं खड़ी करने में हमें कोई हिचक नहीं होता, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें हम खड़ी कर रहे हैं। पृथ्वी के गर्भ से भूजल, खनिज तेल आदि को अंधाधुन या बेलगाम तरीके से निकाले जाने का सिलसिला जारी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई बरसात में हो चाहे जब भी हो, हम पानी पृथ्वी से ही लेते हैं, और इसके बाद खनिज है, तेल है, सभी कुछ हम पृथ्वी का दोहन करके निकाल रहे हैं। इसीलिए नतीजे के तौर पर अगर हम हर साल तबाही का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद इतना गलत कर रहे हैं तो प्रकृति अगर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कहीं से वो गलत नहीं। हमें याद रखना होगा कि जब भी प्रकृति अपना अनुशासन तोड़ती है तब भारी तबाही का मंजर सामने आता है। चाहे जहां ले लीजिए आप, तूफान ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, बाढ़ ले लीजिए, गर्मी ले लीजिए बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ठंड ले लीजिए, प्रचंड रूप में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आज ज़रूरत इस बात की नहीं कि हम इतिहास का दर्शन कर खुद को अभी भी पुरानी हालत और रवैये में रहने दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति के इस रूप को गंभीरता से लेते हुए अपने आचरण में यथोचित सुधार करें और प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण ना करें। ठीक है, विकास करना किसको ठीक नहीं लगता, करिए, लेकिन इसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, वो भी उसको जो हमारे लिए हमारे जीवन का आधार है, अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी मिटने में समय नहीं लगेगा। तो हमें प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखना है और उसके भीतर ही रहकर हमें काम करना है। अब इस पर आते हैं हमारे पास प्रश्न। तो प्रश्न कैसे हैं देखिए, 3 प्रश्न आपके पास बहुविकल्पीय आए हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 आपके पास बहुविकल्पीय रहेंगे, फिर 4 और 5 आपके पास अति लघु रहेंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो जो बहुविकल्पीय आ रहे हैं वो 1-1 मार्क्स के आ रहे हैं 3 नंबर के, फिर 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न आ रहे हैं, वो हो जाएंगे टोटल 4 नंबर के। तो 4 और 3 7 नंबर के ये प्रश्न आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। प्रकृति की ताकत के सामने मानव कब बौना हो जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब इस पर है आपके सामने 4 ऑप्शन। जब मनुष्य वनों को बेरहमी से उजाड़ता है, जब हम प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, जब प्रकृति अपना अनुशासन तोड़ती है, जब प्रकृति हमारा पथ प्रदर्शन करती है। तो प्रकृति की ताकत के सामने मानव कब बौना हो जाता है, जब प्रकृति अपना अनुशासन तोड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई वो इस तरीके से हमारे सामने आती है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के अनुशासन तोड़ने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिले हैं, भारी तबाही का मंजर सामने आता है,
प्रकृति हमारा पथ प्रदर्शन करती है, प्रकृति अनुशासन की प्रतिमूर्ति बन जाती है। तो प्रकृति ने अनुशासन तोड़ने का परिणाम होता है तबाही, भारी तबाही का मंजर सामने आता है। अब कैसे होता है देखिए, हम लोगों ने जो है 2013 में केदारनाथ की तबाही देखी, इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले भुज का भूकंप देखा था, याद है ना। करो अब प्रकृति में ही आप ये बोलेंगे कोरोना महामारी की तबाही आप देख लीजिए, माना कि इंसान प्रदत्त ये बीमारी थी, लेकिन फैली तो भयानक की नहीं, कितने सारे लोग मरे। इसके अलावा आप जगह जगह पर भूकंप है, बाढ़ है, सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये होती है भारी तबाही। तीसरा प्रश्न है, जल का स्वभाव है अविरल प्रवाह, यानी बिना रुके हुए बहते रहना, जिसे बांधना वर्तमान समय में मनुष्य की फितरत बन गई। हम कैसे बांधते हैं? बांध बनाकर। यहाँ अविरल का क्या अर्थ है? अविरल का मतलब क्या होता है देखते हैं। निरंतर प्रवाह, अवरुद्ध प्रवाह, रुक रुक कर चलना, अस्थायी प्रवाह। तो अविरल प्रवाह का मतलब होता है निरंतर प्रवाह, जो लगातार बहता रहता है। चलिए, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न तो हो गए। अब हमारे पास में आ रहे हैं 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये होंगे आपके 2 मार्क्स के। तो पहला प्रश्न है, प्रकृति के अनेक रंग कब देखने को मिले हैं? अब अगर हम गद्यांश के हिसाब से जाते हैं, देखिए गद्यांश में हर एक चीज का उत्तर दिया रहता है, बस उसे ठीक तरीके से अपने शब्दों में बांध कर हमें लिखना है। जब इंसान ने खुद को जीवन देने वाले प्रकृति प्रदत्त उपहारों जैसे जल, जंगल और जमीन का शोषण जोंक की भांति करने की कोशिश की, अर्थात जब हम स्वास्थ्यवश अतिदोहन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, तब चेतावनी के रूप में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? अब क्या देना चाह रहे हैं? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हम अपने अधिक लाभ कमाने के पुराने रवैये को छोड़कर अपने आचरण में यथोचित सुधार करना होगा। हमें प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। और लिटरली ये सिर्फ गद्यांश नहीं है कि बस पढ़कर छोड़ दिया, आंसर कर दिया। हमें इसे अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ प्रश्न संख्या 1, जहां पर हमने एक अपठित गद्यांश किया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2, जहां पर है अपठित काव्यांश। अब इस अपठित काव्यांश में हमारे सामने एक कविता रखी गई है जो हमने नहीं पढ़ी है। उस पर भी हमारे सामने 3 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 2 अति लघु रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा काव्यांश को करने के लिए एक चीज समझिएगा कि ज्यादा डीप अर्थ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काव्यांश दिया है उसे थोड़ा बहुत समझेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल पड़ेंगे आपके 7 नंबर के। पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो, पुरुष क्या पुरुषार्थ हुआ ना जो, हृदय की सब दुर्बलता तजो, प्रबल हो तुम में ए पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो। पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो, ना पुरुषार्थ बिना कुछ स्वार्थ है, ना पुरुषार्थ बिना परमार्थ है। समझ लो यह बात यथार्थ है कि पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। भुवन में सुख शांति भरो उठो, पुरुष हो पुरुषार्थ करो। तो एक तरीके ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुरुष हो यानी कि आप मनुष्य हो, आपका काम कर्म है, सिर्फ बैठो नहीं, अपने कर्म से अपने लिए खुद सुख शांति सारी सुख लेकर आओ। ना पुरुषार्थ बिना स्वर्ग है, ना पुरुषार्थ बिना अपसर्ग है। समझ में आया? अगर हम कर्म नहीं करते तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी और ना ही इस पृथ्वी पर ही कुछ प्राप्त होगा। ना पुरुषार्थ बिना क्रियंत कहीं, ना पुरुषार्थ बिना प्रियंत कहीं, यानी कि पुरुषार्थ के बिना ना हमें कुछ प्राप्त होना और ना ही पुरुषार्थ के बगैर प्रेम का प्राप्त होना मुश्किल। सफलता वर तुल्य वरो उठो, पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। यानी कि जो कर्म नहीं करता, जो काम नहीं करता, उसे सफलता कहाँ है। अपुरुषार्थ भयंकर पाप है, ना उसमें यश है ना प्रताप है।
न क्रमी कीट समान बनो मरो, उठो पुरुष हो पुरुषार्थ करो। तो सीधे इन्होंने क्या बोला कि भाई अब पुरुषार्थ भयंकर पाप है, यानी कि कर्म नहीं है, काम नहीं है, तो इससे भयंकर पाप नहीं है। उठो तुम पुरुष हो पुरुषार्थ करो, क्रमी कीट नहीं बनो, यानी कि कीड़े मकोड़ों की तरह तुम मत मरो, तुम कर्म करो और तब मरो। तो कहने का मतलब है कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो जीते जी तो सुख शांति सफलता यश सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन मरने के बाद भी उसका वैभव पूरे संसार में गाया जाता है। ये चीज उन्होंने बताई है। चलिए अब इस पर पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। चलिए देखते हैं। अपुरुषार्थ परमार सफलता पुरुषार्थ का महत्व। तो कविता का जो यहाँ पर शीर्षक बहुत सही हो सकता है वो है पुरुषार्थ का महत्व, क्योंकि देखिए पूरी कविता, हमेशा ध्यान रखना किसी भी कविता का अगर आपको शीर्षक देने की बात आती है तो उसमें देखना सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड क्या है, वही उस कविता का शीर्षक रहता है, उसी से कनेक्टेड आपको शीर्षक बनाना होता है। नेक्स्ट है मनुष्य पुरुषार्थ से क्या क्या कर सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कविता में। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। पुरुषार्थ से मनुष्य अपना व समाज का भला कर सकता है, बिल्कुल सही है। वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। वह विश्व में सुख शांति की स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 4th उपरोक्त सभी। तो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भाई पुरुषार्थ से अगर पहाड़ खोद कर रास्ता बनाया जा सकता है, जमीन को खोद के पानी निकाला जा सकता है, तो सब कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं काव्यांश के प्रथम भाग के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है। अब आपको बताना है जो प्रथम पार्ट था उस पे 2 पेज में हमने पढ़ी ना, तो पहला पेज, वह अपनी समस्त शक्तियां इकट्ठी करके परिश्रम करे तथा उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए, ये संदेश दिया है। दूसरा है वह सफलता से जीवन का आनंद प्राप्त करे। नेक्स्ट है वह यश और प्रताप हासिल करे और दूसरों पर राज करे। नहीं, ऐसा नहीं है। वह युद्ध करे, ये ऐसा भी नहीं। तो सही क्या है यहाँ आपका नंबर 1, वह अपनी समस्त शक्तियां इकट्ठी करे, परिश्रम करे तथा उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो कहने का मतलब क्या होता है, जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो एक तरीके से हमने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली और तब हम उस काम को करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 और 5, जो कि है अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चूंकि 2 मार्क्स का है तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये लघु उत्तरीय है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे आपके पास। पहला है सफलता बल तुल्य भरो उठो, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सफलता को तुम्हें धारण करना है अगर, तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसका देखिए भावार्थ क्या है। इसका अर्थ है मनुष्य निरंतर कर्म करे तथा वरदान के समान सफलता को धारण करे, यानी कि सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो लगातार कर्म करने ही होंगे। दूसरे शब्दों में जीवन में सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। तो है ना, सफलता बल तुल्य वरो, वर का मतलब क्या होता है, वरदान के रूप में धारण करो। वो कैसे हम करेंगे, परिश्रम से ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपुरुषार्थ भयंकर पाप है कैसे। अब अपुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि हम जहां पर कर्म ना करें, ठीक है, बैठे रहें। अपुरुषार्थ का अर्थ यह है कर्म ना करना। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसे यश नहीं मिलता, उसे वीरत्व नहीं प्राप्त होता। इसी कारण अपुरुषार्थ को भयंकर पाप कहा गया है। अपुरुषार्थ क्या है, वो भयंकर पाप है। इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो कर्म करना आपकी नियति यानी कि आपकी डेस्टिनी है, आपको करना ही करना है। चलिए, तो यहाँ पर खंड का खत्म हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं खंड खा में। खंड खा में हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या बताया गया था, 4 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब ये हमारे सामने 4 मार्क्स का आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि उपसर्ग आधारित प्रश्न आ रहे हैं पहले 2, तो 2 मार्क्स के उपसर्ग आधारित प्रश्न हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए, किन्हीं 2 के, ठीक है। तो 3 दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 के लिखने हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का दिया गया है ना, तो ये मार्क्स क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है।
तो यहाँ पर आप देखोगे 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का उपसर्ग रहेगा, 2 मार्क्स का प्रत्यय रहेगा। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 के उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना उपमान, तो यहाँ पर मान जो है वो क्या दिया गया है, वो मूल शब्द है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये मान जो है, 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं, मूल शब्द और उपसर्ग। ठीक है, तो अब यहां पर मूल शब्द में क्या है, यहां पर आप उप देख रहे हैं, ये क्या है, उपसर्ग है, और मान जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अमर। तो आ हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, और मर हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक, संचालन, तो अब यहां पर क्या होगा, सन, यहां पर इसको अगर हम ये सन लिख दिया ना, तो ये क्या होगा, सम, सम प्लस चालन। ठीक है, तो यहां पर सम हमारा क्या है, वो उपसर्ग है, और चालन हमारा मूल शब्द है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम करेंगे अलग। हमेशा उपसर्ग प्रत्यय में मैंने बोला है कि जब भी हम अलग करते हैं मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। देखिए क्या है, उप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। फिर आते हैं अमर में आ उपसर्ग है, मर मूल शब्द है। संचालन में सम उपसर्ग है और चालन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सन, सा और न निकल रहा है तो ना लगा देते हैं या संग लिख देते हैं, तो ये चीज गलत है, ध्यान रखना। उपसर्ग में जो है ये जो सन होता है ये, और इसके अलावा आप लोग लिखते हैं जो सन, ऐसे कोई भी उपसर्ग नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कोई उपसर्ग ऐसे नहीं होते, जहां कहीं भी आप सा के ऊपर ऐसे बिंदी देखो, हमेशा यहां पर क्या होगा, सम होगा, ये ध्यान रखना, सम प्लस चालन। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा प्रश्न है इसके ऊपर हम निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द लिखिए। ठीक है, अब हमें प्रत्यय बताना है। क्या दिया है, मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद शब्द क्या बन रहे हैं हमें ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखें, लिख लेते हैं। यहां पर आ रहा है ओढ़ प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ओढ़ना। ठीक है, फिर है बी बिछा प्लस औना, तो ये क्या होगा, बी छौना। ठीक है, बिछौना। फिर आते हैं चल प्लस नी, तो ये क्या हो जाएगा, चलनी। इस तरीके से ये उपसर्ग जोड़ जोड़कर हमने इन नए शब्दों का निर्माण कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओढ़ प्लस ना ओढ़ना, बिछा प्लस औना बिछौना, चल प्लस नी चलनी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 में। चौथा प्रश्न क्या दिया है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, जो कि हमारे समास आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न है यथाक्रम, इसका विग्रह करना है। फिर है राजपुत्र, इसका विग्रह करना है। फिर आते हैं प्रिय सखा, इसका समस्त पद बनाना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 3 भुजाओं का समाहार, इसका भी हमें समस्त पद बनाना है। फिर है 7 हैं खंड जिसमें, उसका हमें समस्त पद लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले यथाक्रम का अगर हम विग्रह करेंगे तो यथा हमेशा क्या बनता है, अनुसार। तो यहां पर इसका विग्रह करने पर होगा क्या, क्रम के अनुसार। इसका विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बोली है कि यहाँ पर और उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए, जो भी इसका नाम है। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या हो रहा है, अव्यय है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र का जब विग्रह कर रहे हैं तो दोनों के बीच में का जैसा हमारा क्या आ रहा है, वो कारक लग रहा है। अब का कारक होता है संबंध कारक, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कारक आधारित समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो ये हो जाएगा क्या आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिय सखा का समस्त पद लिखिए। तो इसमें इसका जो हम जब समस्त पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिय सखा। ठीक है, तो अब यहां पर जो आ जाते हैं तीन भुजाओं का समाहार, तो यहां पर तीन भुजाओं का समाहार क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बनेगा, त्रिभुज। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं समस्त पद हमने लिख दिया त्रिभुज, और ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाते हैं सात हैं खंड जिसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सात हैं खंड जिसमें, ये बनेगा आपका सतखंड। ठीक है, अब सतखंड का जो समस्त पद बना, पहला पद संख्यावाची है तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला है यथाक्रम का हो जाएगा, यथाक्रम क्रम के अनुसार अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आते हैं राजपुत्र, विग्रह करेंगे होगा राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं प्रिय सखा, इसका समस्त पद होगा प्रिय सखा कर्मधारय समास, सखा क्या है, प्रिय है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं तीन भुजाओं का समाहार, इसका समस्त पद होगा त्रिभुज, जो कि द्विगु समास है। फिर आते हैं सात हैं खंड जिसमें, इसका होगा समस्त पद सतखंड, सतखंडा, और उसके बाद बनेगा ये बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न। अगला क्या दिया गया है, अच्छा एक मिनट, यहां पर इन्होंने दे दिया बहुव्रीहि समास, नहीं यहां पर ये द्विगु समास ही रहेगा बेटा, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची है सतखंडा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पर, अब हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। ठीक है, पहला है ऊपर चले जाइए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब क्या हम क्या बोल रहे हैं आपसे, ऊपर चले जाइए, तो हम तो ये आज्ञा दे रहे हैं उनसे, उनको बोल रहे हैं ऊपर चले जाइए, तो क्या ही होगा, ये आज्ञार्थक वाच्य या आज्ञावाचक वाक्य। फिर है शायद मुझे तुमसे प्यार है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। शायद, जहां पर हमें डाउट है, हमेशा कौन सा होता है, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, शायद लगा है, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं आज मामा जी आएंगे। ठीक है, तो अब इसे बनाना है संकेतवाचक वाक्य में, तो इसमें आपको दो वाक्य बनाने होंगे। तो इसमें हम क्या, मामा जी, तो क्या होगा, आज आज होगा मामा जी जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि आज तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, निषेधवाचक वाक्य में बनना है, यदि आज तुम होती तो मैं नहीं होता, ये तो ऑलरेडी निषेधवाचक वाक्य में दिया गया है, तो यहाँ क्या है, यदि आज तुम होती तो मैं न होता। ठीक है, कितना सुंदर फूल है, आहा कितना सुंदर फूल है। ठीक है, चलिए अब इनके वाक्य देख लेते हैं। ऊपर चले जाइए, ये कौन सा वाक्य, अच्छा एक मिनट, ये चार, हाँ, तो ये संकेतवाचक वाक्य में और ये निषेधवाचक वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऊपर चले जाइए, तो ये क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं शायद मुझे तुमसे प्यार है, ये कौन सा होगा आपका, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज मामा जी आएंगे, संकेतवाचक वाक्य, इसे दो वाक्यों में करना होगा और एक वाक्य दूसरे में डिपेंड होगी। तो क्या है, अगर आज मामा जी आएंगे तो हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया दी गई है। तो जब भी हम संकेतवाचक वाक्य बनाएं और वाक्य में एक ही क्रिया दी हो, तो दूसरी क्रिया को हम अपने इमेजिनेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, यदि आज तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। क्या होगा? आज तुम्हारे ना होने पर मैं भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, ये एक संकेतवाचक वाक्य, इसे सिंपल निषेधवाचक एक वाक्य में बदलना था। तो आज तुम्हारे ना होने पर मैं भी नहीं होता, तो इस तरीके से एक वाक्य हम बना देंगे। कितना सुंदर फूल है, आहा कितना क्या बड़ा ही सुंदर फूल है, या ये भी लिख सकते हो आहा कितना सुंदर फूल है, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में, जहां पर निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं चार के अलंकार भेद हमें पहचानने हैं। क्या करने हैं? अलंकार पहचानने। देखिए, बरसत बारिश बारिद बूंद गई, तो यहाँ पर क्या है? बा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पर भी आप अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास सिर्फ शब्दालंकार है, तीन ही अलंकार आएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना, तो यहाँ पर एक लहर अगर दूसरी लहर को चूमे, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये क्या है? यमक अलंकार। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, रति रति शोभा रति शरीर की, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं रति रति रति, तो यहाँ पर पहला रति 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 यानी कि कणकण में, और रति दूसरा क्या है? वो अप्सरा के बारे में बता रहा है। तो एक ही शब्द दो बार आने पर यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। चरण धरत चिंता करत चितवन चाहू और, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पर सुबरन में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर सुबरन शब्द जहाँ कवि के लिए सुंदर शब्द हैं, वहीं सुबरन शब्द व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, और यही सुबरन चोर के लिए ये सोना है। ठीक है, तो इसमें होगा, एक ही शब्द में कई अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए अब इनका अर्थ देखते हैं, बरसत बारी बूंद गई, यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर बा वर्ण की अवनति हो रही है। फिर नेक्स्ट है, मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे भी मां वर्ण की अवनति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, लहर लहर कर यदि चूमे किंचित विचलित मत होना, तो सही क्या है? यहाँ पर यमक अलंकार है, जैसे मैंने बताया था, लहर लहर में यानी कि एक लहर दूसरे लहर को चूमे, यानी कि एक लहर जो है वो एक किसी चंचल पुरुष को या चंचल स्त्री को चूमे, तो किंचित यानी कि परेशान मत होना, तो एक का स्त्री है तो दूसरे का सागर में उठने वाली लहर है। नेक्स्ट है, रति रति शोभा सब रति की, यहाँ पर भी एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। जहां पर एक रति रति का मतलब है कणकण में, वहीं यहाँ रति का मतलब है अप्सरा रति से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवन चाहूं और, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, तो यहाँ सुबरन में हमने आपको श्लेष अलंकार बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा में हमारे पास प्रश्न क्या आएंगे? वो प्रश्न है हमारे पास, हमारी बुक कौन सी? क्षितिज और कृतिका आधारित प्रश्न रहेंगे। तो क्षितिज से आने वाले प्रश्न दो तरीके से रहेंगे, पहला तो आपका रहेगा बहुविकल्पीय और फिर रहेगा वर्णात्मक। वर्णात्मक में भी लघु उत्तरी रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है? हमारी गद्य खंड से एक, गद्य खंड में हमारे पास कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय दिए गए हैं। इन 6 अध्यायों में से किसी भी अध्याय से यहाँ पर एक काव्यांश गद्यांश रखा जाएगा, उस पर आधारित रहेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और पांचों हमें करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया है गद्यांश? पहले देखें यहाँ पर क्या है और कौन सा चैप्टर है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़िहल के साथ चले, तो ये चैप्टर कौन सा है? 2 बैलों की कथा, वहां से दिया गया है कि जब उसे वो कसाई खरीद लेता है और उसके बाद हीरा मोती उसके साथ चल देते हैं, है ना। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार से चरता नजर आ रहा था, यानी हरे भरे खेतों में चर रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब।
किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यानी कि जानी पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उसे उन रास्ता मिलने लगा जो पहली बार गया, जो है लेके गया था झूरी के यहाँ से, तो सेम वही रास्ता था। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह अब क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। चलिए, अब इस पर है 5 आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दढ़ियल व्यक्ति कौन था? एक बधिक अर्थात कसाई, झूरी, झूरी की पत्नी का भाई या व्यापारी। तो वो दढ़ियल व्यक्ति क्या था? वो एक कसाई था, है ना? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दोनों बैल दढ़ियर के साथ चलते हुए क्यों कांप रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये कसाई है और ये हमें ले जाकर मार देगा। ये चीज का आभास उन दोनों को हो गया था, है ना? ऑप्शन में देखिए, उन्हें डर था कि यह दढ़ियल उन्हें गया को ना सौंप दे। उन्हें डर था कि वह उन्हें अब मार डालेगा। उन्हें स्वयं को पीटे जाने का डर था। उन्हें झूरी से दूर हो जाने का डर था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? उन्हें डर था कि वह उन्हें अब मार डालेगा। नेक्स्ट आते हैं, बैलों को किनका जीवन अधिक सुखमय लगा? तो जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तो वहां जितने लोग चर रहे थे, जो गाय बैल, उनको गांव के जीवन का, राह में मिले गाय बैलों के झुंड का, दढ़ियल व्यक्ति का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है? राह में मिले गाय बैलों का जीवन बहुत सुखमय लग रहा था। नेक्स्ट आते हैं, दोनों बैलों की चाल अचानक तेज क्यों हो गई? क्या कारण था कि दोनों की चालें बहुत तेज हो गई? इनमें से कोई नहीं है। चलिए, ये जितने ऑप्शन दिए हैं कोई नहीं है, देखते हैं। वे गाय बैलों के रेवड़ से मिल जाना चाहते थे? नहीं। उन्हें लगा कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वह परिचित है। उनके मन में दढ़ियल व्यक्ति को मारने का विचार आया। तो क्यों तेज हो गए? क्योंकि उन्हें ये रास्ता परिचित लगा था। उन्हें लगा कि वे जिस रास्ते से जा रहे हैं वो परिचित है। अब परिचित रास्ते का मतलब क्या है? वो झूरी का घर है। प्रश्न संख्या 5 है, दुर्बलता में क्रमशः उपसर्ग व प्रत्यय होगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, हमेशा आपके पास जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है? पहले आपको मूल शब्द निकालना है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? बल। तो हमने जब बल निकाल लिया तो अब पहले क्या हमारे पास बच रहा है? दु और ऊपर रेफ, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर। ठीक है, ये आपका उपसर्ग हो गया और एंड में हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा? ता। तो क्रमशः कौन कौन से हो गए? दुर और ता। तो यहाँ पर हम, अरे ये गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये होगा आपका दुर। ठीक है, दुर। तो ये वाला हो गया। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर और ता, ये थर्ड हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8। यहाँ क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास हमारे गद्य खंड से ही कितने 4 प्रश्न रखे जाएंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के, और 3 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द लिमिट है 25 से 30 शब्दों में ही रखेंगे। तो 4 क्वेश्चन आपके पास रखे जा रहे हैं, 3 आपको करने हैं 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे और 3 प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके गद्य खंड के ही प्रश्न आ रहे हैं सभी। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है? डांडे तथा निर्जन स्थानों पर डाकू यात्रियों का खून पहले ही क्यों कर देते थे? चलिए अब यहां पर समझिए, पहला ये क्वेश्चन कहां से आया? लहासा की ओर। अब लहासा की ओर जो डांडे, जो सबसे निर्जन स्थान था, वहां पर डाकुओं से लूटे जाने का डर रहता था। और डाकू क्या करते थे? लोगों को लूटते बाद में थे, मार पहले देते थे। क्योंकि उस जगह पर हथियार का कानून नहीं था, इसलिए सभी लोग अपने पास हथियार रखते थे। अब पता चला डाकू अगर किसी राहगीर को लूटने लगे और उस व्यक्ति के पास हथियार हुआ तो वो तो डाकू पे हमला कर देंगे ना, तो इससे डाकू को खतरा रहेगा। दूसरी चीज ये थी कि अगर मान लो हमने लूट लिया और लूटने के बाद ये राहगीर बच गया तो ये एक चश्मदीद गवाह हो जाएगा और ये हमको पकड़वा सकता है पुलिस से। तो ऐसे 2 कारण हुआ
करते थे। तो देखिए क्या है, तिब्बत के डांडे तथा निर्जन स्थानों पर डाकू यात्रियों का खून पहले इसलिए कर देते थे क्योंकि वहां की सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी, उन्हें पुलिस पे ज्यादा नहीं था। इस कारण वहां के डाकुओं को पुलिस का कोई भय नहीं था। वहां कोई गवाह नहीं मिलने पर उन्हें सजा का भी डर नहीं था। वहां हथियारों का कानून ना होने से अपनी जान बचाने के लिए पिस्तौल और बंदूक तो लाठी डंडी की तरह लेकर चलते थे। तो जितने भी लोग थे वो अपने साथ लाठी डंडा पिस्तौल चाकू ये सारी चीजें लेकर चलते थे। तो उन्हें लगता था कि कहीं डाकू खुद अपनी जान ना गंवा बैठे। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई थी कि सरकार जो है किसी भी तरीके से कोई हथियार कानून वहां पर नहीं था और पुलिस उस एरिया में ज्यादा खर्च भी नहीं करती थी। तो एक तरीके से डाकुओं के अंदर डर भी नहीं था। तो ऐसे कई रीजन थे जिनकी वजह से वो पहले हत्या कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस के बारे में कौन कितना जानता था, इससे उनके किस गुण का पता चलता है? डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस के बारे में जो दिया गया है चैप्टर में सांवले सपनों की यादों में, उसमें सिंपल ये बताया गया कि उनकी पत्नी से ही उनके बारे में पूछा जाता है। तो ज्यादा कौन जानता था? गौरैया, ऐसा उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा था, है ना। लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी फ्रीडा से भी ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती थी। इसके पीछे प्रमुख कारण था कि लॉरेंस का अधिकतर समय उन्हीं के साथ बीतता था। यानी कि वो देखिए एक जो है राइटर तो थे, राइटर पोएट तो थे, लेकिन उसके बावजूद वो प्रकृति से ज्यादा कनेक्टेड थे। तो गौरैया वगैरह के साथ उनका ज्यादा समय बीतता था। अतः वह उनकी अंतरंग संगनी बन गई थी, यानी कि पत्नी से भी ज्यादा नजदीकी। इससे पता चलता है कि लॉरेंस का पक्षी और प्रकृति प्रेम अनूठा था। तीसरा प्रश्न है, क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज राष्ट्रीय एकता की जीवंत मिसाल था, स्पष्ट कीजिए। ये है क्या? मेरे बचपन के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के दिन के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया कि क्रॉसवेल्थ जो स्कूल था वहां पर सभी धर्मों के लोग रहते थे और उन सभी के खाने के लिए मेस एक थी। वहां पर जो है लहसुन प्याज तक नहीं पकता था। साथ ही एक ही जो है वो प्रार्थना की जाती थी, सभी लोग मिलकर करते थे। तो वहां पर जो है राष्ट्रीय एकता साफ तौर पर समझ दिखाई देती थी, यानी कि राष्ट्र एक है, ये चीज दिखता था। क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज का वातावरण बहुत अलग और बहुत अच्छा था। वहां देश के सभी कोनों से आए लड़कियां साथ साथ पढ़ती थी, उनमें परस्पर सौहार्द भाव था। सभी लड़कियों के लिए एक ही मेस थी जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं किया जाता था। सभी एक साथ खाना खाया करती थी। वे सभी भले ही अलग अलग प्रांतों या स्थानों से आई हों और अपनी अपनी भाषा बोलती हों, पर सभी हिंदी और उर्दू पढ़ती थी। यानी कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, कहीं से भी आई हो, हिंदी उर्दू पढ़ा करती थी। सभी एक साथ ही प्रार्थना करती थी। उनमें जाति धर्म या सांप्रदायिकता की भावना न थी। वे सभी एक दूसरे की भाषा को जानने और समझने का प्रयास करती थी। उनमें भाषा तथा प्रांतीयता और धर्म के आधार पर कोई मतभेद न था। इस प्रकार वह कॉलेज राष्ट्रीय एकता की जीवंत मिसाल थी। तो आप कहीं से भी हो, कुछ हो, वहां के कुछ नियम थे जिनमें सभी को एक समान ही फॉलो करना होता था। चौथा प्रश्न है, पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्ति है? देखते क्या है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पर ये जो लिया गया है ये है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परछाई जी ने सीधे सीधे यह व्यंग किया है। जो लोग आजकल जो है कि दूसरों की चापलूसियां करते हैं, ऐसे लोगों पर यह व्यंग कहा गया है। व्यंग क्या है? जूते को हमेशा ही ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। उनका स्थान नीचे अर्थात पैरों में होता है। टोपी सर पर पहनी जाती है, इसीलिए सम्माननीय है। आज लोग अपनी ताकत और पैसे के बल पर गुणी और सम्मानित व्यक्तियों को अपने सामने झुकाने के लिए विवश कर देते हैं। सीधी सी बात है, ताकतवर लोगों के सामने सम्माननीय लोगों को भी झुकना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो चंद चापलूस लोग जो किसी भी तरीके से इन ताकतवर लोगों के सामने झुककर उनकी चापलूसी करते हैं, जिसकी वजह से सम्माननीय लोगों को भी झुकना पड़ता है।
अनेक बार ऐसा भी होता है कि लोगों को अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान भुलाकर उनके सामने झुकना पड़ता है। तो इस तरीके से टोपी जो है वो क्या होती है, सस्ती होती है और जूते के सामने झुक भी जाती है। इस बात का व्यंग्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे पास में हमारे काव्य खंड के 7 अध्यायों में से किसी भी पाठ से एक जो है काव्यांश रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पर क्या दिया है। काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश क्या है? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोग पक्ष विपक्ष के कारण अलग अलग धर्मों में, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, तो इसे पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष कहा है। तो पक्ष विपक्ष के कारण लोग जो है सारा जग भूल चुके हैं, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। आपको किसी भी पक्ष में नहीं जाना, किसी भी धर्म या संप्रदाय में जाए बिना अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप सही मायने में सच्चे संत कहे जाएंगे, सच्चे पुरुष कहे जाएंगे। तो ऐसा कबीरदास जी का कहना, रहीमदास जी का कहना है, कबीर जी का। तो अब कबीर जी की जो ये साखियां हैं, इन पर रखे गए हैं 5 प्रश्न। चलिए देखिए क्या है। कबीर जी के अनुसार जिसके कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है, किसके कारण? पक्ष विपक्ष के कारण, है ना। देखिए क्या है, इनमें से कोई नहीं, पक्ष विपक्ष के कारण, नास्तिकता के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण। तो सही क्या है यहाँ पर? पक्ष विपक्ष के कारण। तो यहाँ पर सही क्या है? पक्ष विपक्ष के कारण, इसलिए लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? ईश्वर की भक्ति करने के लिए कौन सी भावना होना हमारे लिए बहुत जरूरी है? क्या है? भेदभाव की भावना का, धर्म पर विश्वास करने की भावना का, पक्षपात की भावना का, मन में निष्पक्षता की भावना का। तो ईश्वर भक्ति के लिए हमारे मन में निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए, यानी कि हम किसी भी पक्ष, यहाँ पर पक्ष का तात्पर्य है कि हम इस धर्म में हैं या इस धर्म में, तो इस तरीके से हम किसी धर्म में नहीं होकर जो है वो अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो सच्ची भक्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। पंक्ति का क्या आश्रय है? यहाँ अर्थ इसके मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। मनुष्य को बिना किसी पक्ष विपक्ष के भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को बिना किसी तर्क वितर्क के भगवान का भजन करना चाहिए। निष्पक्ष भक्ति करने वाला ही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। तो इस पंक्ति का आश्रय यहाँ पर सभी होगा, क्योंकि जो निरपक्ष होकर मार्ग करेगा वो ही सही अर्थों में संत कहलाएगा। और हमें तर्क नहीं देना है कि भैया हम इस धर्म के हैं इसलिए इस ईश्वर को पूज रहे हैं, या हम उस धर्म के हैं तो ईश्वर को पूज रहे हैं। तो इस तरह का कोई तर्क हमें प्रस्तुत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सच्चा ज्ञानी कौन कहलाता है? अब बात आती है, चलिए देखते हैं। बैर भाव के साथ ईश्वर का भजन करना नहीं। जो भेदभाव को सर्वोपरि रखता है वो बिल्कुल भी नहीं। जिसमें जातिवाद की भावना होती है बिल्कुल भी नहीं। जो बैर भाव से दूर रहकर ईश्वर का भजन करता है। तो यहाँ पर सच्चा ज्ञानी कौन कहलाता है? जो बैर भाव से दूर रहकर ईश्वर का भजन करता है, यानी कि एक तरीके से ना हम इस पक्ष में हैं ना उस पक्ष में, हम बैर नहीं कर रहे हैं, हम समान भाव से हैं और तब हम ईश्वर का भजन करते हैं, तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, सो ही संत सुजान में कौन सा अलंकार है? अब आप लोग देख रहे हैं सावर्ण की आवृत्ति है, सोई का सा, संत का सा, सुजान का सा, सीधे सीधे यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 में। इस प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे इसी काव्य खंड में से जो 7 अध्याय हैं, इनमें से हमारे सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न। हमें करने हैं 3 प्रश्न जो कि रहेंगे 25 से 30 शब्दों के बीच में, वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा, और एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर। तो जब आप करोगे 3 प्रश्न तो मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। हमेशा वर्ड लिमिट जरूर ध्यान रखिएगा, 25 से 30 शब्द।
बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। राजेश जोशी द्वारा लिखी गई ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका प्रतिपाद्य लिखना है। प्रतिपाद्य में ना सार आता है ना सारांश आता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें मिलती हैं, सार मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर लिखने का कारण है, कवि की चिंता है, सब कुछ आप यहाँ पर व्यक्त करेंगे। देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे कविता में सामाजिक सरोकारों का महत्व देते हुए बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को कवि ने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है, क्योंकि कवि खुद इस उससे व्यथित हैं कि भाई इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में क्यों जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो सभी समाज के लोगों को झंझोर कर रख देनी चाहिए। यह बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र है, पर सामाजिक विषमता ने उनकी शिक्षा, खेल कूद और भविष्य के अच्छे अवसर को उनसे छीन लिया है। सामाजिक विषमता क्यों है? ये आर्थिक तौर पर जो है भेदभाव, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो मजबूर हैं काम करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। बच्चों को यूं काम पर जाने को किसी भूकंप के समान भयावह कहा गया है, कवि ने यही चीज कही है। वास्तव में इसमें कवि समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग कर रहा है कि समाज के लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाता देखकर भी कुछ महसूस नहीं करते। तो एक तरीके से उनके अंदर की जो संवेदना है वो मर चुकी है। समाज इन बच्चों को काम पर जाता देखकर भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि इसमें उनका बच्चा शामिल नहीं होता, यानी कि हमारा बच्चा उसमें शामिल नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे बच्चे से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वे केवल मूक बनकर सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी सामान्य बात है। क्योंकि हम लोग अक्सर इस तरीके से बच्चों को काम पर जाता करता देखते हैं, तो हमारे लिए कि सामान्य सी बात हो चुकी है, इसलिए जब वो जा भी रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस पे जो समस्या है वो बाल मजदूरी पर बोला गया है और व्यंग किया गया है, जो समाज की संवेदनहीनता पर संदेश दिया जा रहा है कि ऐसी समस्याओं पर हमें जोर देना चाहिए और सरकार से भी इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में अतिथि का जो स्वागत सत्कार हुआ उसमें भारतीय संस्कृति की कितनी झलक मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो मेघ आए जो है ना, उसमें बादलों को अतिथि के रूप में, यानी कि अतिथि कह लीजिए या घर में जो पाहुन अर्थात दामाद आता है उसके बारे में बताया गया। तो उसमें भारतीय संस्कृति की सीधी सीधी झलक मिलती है। जिस तरीके से मेहमान का आवभगत हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, उसका तो स्वागत मिलता ही है। जिस तरीके से तालाब का परात भरकर पानी लाना है, तो पहले समय में अतिथियों का सत्कार इसी तरीके से पैर धुलवा कर किया जाता था, मान सम्मान होता था। सिर्फ घर के ही वो मेहमान नहीं होते थे, पूरे गांव के मेहमान हुआ करते थे, पूरा गांव उनका आदर सम्मान किया करता था। तो ये भारतीय संस्कृति वहां पर झलकती है। तो देखिए क्या है, मेहमान साल बाद अपने ससुराल आ रहा है। मेहमान का मतलब यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं दामाद, यानी कि पाहुन को। मेहमान के आते ही घर का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य उसकी अगवानी करता है, उसको सम्मान देते हुए राम जुहार करता है, यानी कि प्रणाम करता है और कुशल क्षेम पूछता है। तो इस तरह से हम देखते हैं मेहमान जिस तरह स्वागत किया गया है उससे भारतीय संस्कृति का पर्याप्त झलक मिलती है। तो चाहे वो पैरों का धुलाना हो, पूरे गांव का वहां पर सम्मिलित होना हो, सारी चीजें इस चीज को परिलक्षित करती हैं कि भारतीय संस्कृति में मेहमान अर्थात अतिथि कह लीजिए, आप दामाद कह लीजिए, वो दामाद पूरे गांव का दामाद हुआ करता था। चलिए तीसरा प्रश्न है, मांझी और उतराई का प्रतीकार्थ समझाइए। यहाँ मांझी कवित्री को कहाँ पहुंचाता है? तो ये हमारे पास दिया गया है ललद्ध के वाक से। मांझी अर्थात कौन है? ईश्वर। उतराई यानी कि इस लोक से उस लोक लेकर जाने के लिए ईश्वर हमसे हमेशा उतराई का मतलब क्या होता है? हमारे अच्छे कर्म चाहते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो ईश्वर हमें इस लोक से उस लोक में बहुत आसानी से ले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जीवित रहते हुए हम अच्छे कर्म करें। तो मांझी कौन है? ईश्वर। और उतराई ये हमारे अच्छे कर्म। और मांझी कवित्री को कहाँ पहुंचाता है? इस लोक से उस लोक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
कवित्री ने अपने वाक में मांझी और उतराई शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका क्रमशः प्रतीकार्थ है उसका प्रभु तथा सदकर्म और भक्ति। ठीक है, तो मांझी क्या हुए? प्रभु, और उतराई सदकर्म या भक्ति है। यहाँ मांझी प्रवृत्ति का प्रभु है जो उसे भव सागर से पार ले जाना चाहता है तथा मुक्ति प्रदान करना चाहता है। तो भव सागर क्या है? ये पूरा संसार, इस संसार से दूसरे संसार में ले जाने की बात कर रहा है। चौथा प्रश्न है, ग्राम श्री कविता के आधार पर खेतों में कौन कौन से रंग किस किस फसल में दिखाई दे रहे हैं? सरसों में पीला रंग है, तीसी में नीला फूल है, हरी हरी मटर है, कई सारे रंग जो है वो पूरे खेतों में बिखरे हुए, लाल लाल टमाटर हैं, बताया गया है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग से भी अपनी सुंदरता दिखाने लगते हैं। गेहूं, जौ, अरहर, सनई, ये सुनहरा रंग की बालियां, इन सभी में क्या है? सुनहरा रंग है, क्योंकि ये सभी पककर तैयार हैं। फिर है, सभी खेतों में पीली पीली सरसों फैली हुई है, हरी भरी धरती पर अलसी के पौधे पर नीली नीली कलियां झांकने लगी हैं। इस प्रकार सारी धरती रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, हरी हरी मटर है, लाल लाल टमाटर है। तो इस तरीके से जहां प्रकृति इतनी खूबसूरत है, तो यहाँ पर धरती ने भी तरह तरह के रंग पृथ्वी पर बिखेर रखे हैं। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 पर, जहां पर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 से जो अध्याय दिए गए हैं उनमें से रखे जाएंगे कितने? यहाँ पर 3 प्रश्न, और हमें करने हैं 2 प्रश्न। उन 2 प्रश्नों को जो हमें आंसर लिखना है वो 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो 50 से 60 शब्द का मतलब क्या हो गया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 4 नंबर, तो आज 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे 8 नंबर। ठीक है, तो चलिए 3 प्रश्न हैं, तीनों को करते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी वह भी चोरी गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? इस जल प्रलय के में पाठ के अनुसार बताइए। अब यहाँ पर चैप्टर कौन सा है? इस जल प्रलय में। तो यहाँ लेखक के पास वो कह रहे हैं कि अच्छा है मेरे पास कलम नहीं है, कागज नहीं है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो मोमेंट उस समय बाढ़ का है, वो अगर उसे लिखने बैठ जाते तो उस मोमेंट को वो महसूस नहीं कर पाते, उसको भोग नहीं पाते। कैमरा होता तो उसको रिकॉर्ड करने में लग जाते, तो उस मोमेंट का जो एंजॉयमेंट है, जो सच है, वो क्या कहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब पूरी तरीके से उसका आनंद नहीं उठा पाते। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई कलम थी, खो गई, कागज नहीं है, टेप रिकॉर्डर, कैमरा नहीं है। मतलब है कि वो उस समय, उस पल को वो पूरी तरीके से जीना चाहते हैं, उसके आनंद को महसूस करना चाहते हैं कि बाढ़ किस तरीके से आ रही है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब अक्सर देखिए हम लोग में क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट होता है तुरंत मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन एट अ मूवमेंट तो हम लोग जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो रिकॉर्डिंग में चला जाता है। वो पल निकल गया तो क्या बचा? आप जब एक्चुअल में उस पल को एंजॉय करना चाहिए, तब तो आप वीडियो कैमरा बनाने में लगे हुए थे, और बाद में आप उस वीडियो कैमरे जो रिकॉर्डिंग करी है उसको देखकर आप आनंद करो। वास्तविक पल एंजॉय हम नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं? उन वीडियोस को देखकर एंजॉय करते हैं। एक कलाकार होने के कारण लेखक को महसूस हुआ कि उन्हें बाढ़ को अपने कैमरे में कैद करना चाहिए, लेकिन उसी समय उन्हें इस बात का भी आभास हो गया कि अगर वे ऐसा करते हैं तो सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उस मोमेंट को तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो मोमेंट वो दर्शक बन के देखेंगे, है ना। फिर वो बाढ़ का उस तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे जैसे कर रहे थे। साथ ही शायद उन्हें लोगों का दर्द, चीखें और रिकॉर्ड करने के बाद देखना अच्छा ना लगता हो, और अपने इस भयावह अनुभव को वो आगे कभी उजागर नहीं करना चाहते। उनकी कलम भी चोरी हो गई थी, जिसका शुरू में शायद उन्हें बुरा लगा हो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस पल को अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की परदादी ने ऐसी कौन सी बात कही थी जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए थे? कौन सी बात थी? उन्होंने कहा था कि भाई उनकी बहू की पहली संतान जो है
वो लड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में लड़की नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने पूरी एक चलन, एक परिपाटी से हटकर अपनी बात को रखा था, है ना। देखिए क्या है, लेखिका की परदादी को पौत्र की नहीं पौत्री की इच्छा थी, यानी कि उन्हें जो है पोता नहीं चाहिए था, उन्हें पोती चाहिए थी। उन्होंने भगवान से यह दुआ मांगी कि उनकी पतोहू की पहली संतान लड़की ही पैदा हो, ना कि लड़का। समाज सदा ऐसे ही लड़कों की कामना करता रहा है, पर लेखिका की परदादी ने वह दुआ मांगी जिसे समाज बोझ समझता था, यानी कि लड़की को उस समय समाज में बोझ समझा जाता था, और वही उन्होंने दुआ मांगी। तो यही देखकर सभी हैरान थे। उनकी मन्नत के बारे में जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ये बात सभी को बता दी थी, सभी को बताई थी कि भाई हमें इस तरह से एक लड़की चाहिए। अरे तो ये सब सोचने लगे कि भाई आज के समय में तो सभी लड़के चाहते हैं, तो ये लड़की कैसे चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास प्रश्न है रीढ़ की हड्डी एकांकी से। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है? क्या आज भी हमें इस समस्या का भयंकर रूप दिखाई देता है? तो एक तरीके से स्त्री का समाज में कोई भी दर्जा नहीं है, ये बात दर्शाया गया है। वहां पर बताया गया है, एक तो कई समस्याएं हैं, वहां पर चरित्रहीन लड़का है, लड़की को भी एक शोपीस की तरह उसकी मर्जी को नहीं समझा जा रहा है, दहेज है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको उजागर इस पूरी एकांकी में किया गया है। एक तरीके से समाज में स्त्री का कोई स्थान नहीं है, इसे दिखाया गया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्यतः स्त्री शिक्षा एवं सवेतपोष लोगों की रूढ़िवादिता समस्या को उठाया गया है। स्त्री शिक्षा, मैंने कहा ना कि समाज में स्त्री का कोई दर्जा नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई पर भी इतना कुछ फोकस नहीं किया जाता था। तो स्त्री शिक्षा को एक तरीके से नकारा गया है। इसी के माध्यम से स्त्री अस्तित्व या स्त्री व्यक्तित्व की समस्या भी उभर कर सामने आई है। भाई उसकी शिक्षा ही नहीं है तो अस्तित्व नहीं है, समाज में दर्जा नहीं है, सारी समस्याएं पैरेलल ही हो जाती हैं अगर उसके होता है। समाज में रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखने वाले लोग दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं, घर के अंदर कुछ तथा घर के बाहर कुछ और, लड़कों के बारे में कुछ और लड़कियों के बारे में कुछ और। दोहरा व्यक्तित्व रखने वाले ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता होती है। समाज के बाहर तो उनका रूप कुछ और होता है, लेकिन घर के बाहर उनका रूप पूरी तरीके से अपोजिट होता है। यह समस्या पहले भी थी और आज भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले थी लेकिन आज भी है, और हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से खत्म हो गई, अभी भी है। स्त्रियों को अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। स्त्री शिक्षा का विरोध संबंधी रूढ़िवादी दृष्टिकोण जितना प्रबल पहले था, आज वह उतना प्रबल स्वरूप में दिखाई नहीं देता। मतलब पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन आज है, लेकिन कम है। आज लोगों में लड़के लड़कियों की समानता संबंधी दृष्टिकोण में वृद्धि हुई है। लोग लड़कियों को भी लड़कों जैसी ही शिक्षा एवं सुविधाएं देने के पहले एक ही अपेक्षा काफी उदार हुए हैं। ये नहीं कि पहले समाज में क्या होता था, घर में अगर लड़का है लड़की है तो लड़के की पढ़ाई पर जोर दिया जाता था, लड़की के पे नहीं दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, लड़का लड़की समान है, दोनों को समान जो है शिक्षा दी जा रही है, सारी समान सुविधाएं दी जाती है। आज भी लड़कियों को स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला प्राणी मानने में अनेक लोगों को हिचक होती है। अभी भी अनेक लोग लड़कियों को एक वस्तु के रूप में देखते हैं, और लड़कियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना उन्हें रास नहीं आता है कि लड़कियां अपने अधिकार को लेकर इतना ज्यादा सशक्त हों, इतना ज्यादा खुलकर सामने आए, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12 पे, जहां से हमारा शुरू हो रहा है खंड घा। तो देखा ना, खंड का अपठित बोध था, खंड खा व्याकरण था, खंड गा हमारा पाठ्य पुस्तक थी, दोनों ही और पूरक पाठ्य पुस्तक थी, और खंड घा जो कि 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 13, 14 और 15, ये 4 प्रश्न हमारे रचनात्मक लेखन आधारित रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास अनुच्छेद लेखन आएगा, पत्र लेखन आएगा, ईमेल लेखन रहेगा, संवाद लेखन रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लें। सबसे पहले आ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपके पास 3 ऑप्शन रखे जाएंगे, 3 में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, और ये अनुच्छेद होना चाहिए 120 शब्दों का, और जो कोई भी आप एक अनुच्छेद करेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। कितने? 6 मार्क्स आपको मिलेंगे।
चलिए, तो पहला हमारे पास अनुच्छेद है, खेल और अनुशासन विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो विषय क्या है? खेल और अनुशासन। संकेत बिंदु क्या दिए गए हैं? अनुशासित व्यवहार, सफलता का रहस्य, सामूहिकता की भावना। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैम कैसे लिखा जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, 120 शब्दों में हमें लिखना है, ठीक है। अब 120 शब्दों को अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये करीबन आ जाता है आपके पास में 40 वर्ड, 4 4 8 4 12, ठीक है। तो 40 शब्द जो हैं आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 40 शब्द आप अनुशासित व्यवहार पे लिखेंगे, 40 शब्द सफलता का रहस्य पे लिखेंगे और 40 शब्द सामूहिकता की भावना पर लिखेंगे। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पर ज्यादा लिखना है, 40 वर्ड कम पड़ रहे हैं, तो किसी एक विषय में आप जो है वो वर्ड्स को कम करिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खेल और अनुशासन पे कुछ भी लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के बारे में ही लिखना है। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा है वो लिखो, नहीं, आपको पहले बताना पड़ेगा खेल और अनुशासन जो विषय है उस पे अनुशासित व्यवहार क्यों आवश्यक है। पहली चीज तो ये, क्योंकि इनमें अनुशासन, खेल में अनुशासन होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो अब इसको कैसे लिखोगे, चलो देखते हैं। खेल और अनुशासन का एक गहरा संबंध है। खेल हमें अनुशासित व्यवहार करना सिखाता है। खेल के मैदान में हमें समय का पालन करना होता है, नियमों का पालन करना होता है और टीम के साथ मिलकर काम करना होता है। ये सभी चीजें हमें अनुशासित बनाती हैं। अनुशासन ही सफलता का रहस्य है। खेल में सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है और नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। बात सही है कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम खेल नहीं जीत सकते। यह अनुशासन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। खेल हमें सामूहिकता की भावना भी सिखाता है। टीम स्पोर्ट्स में हमें टीम के साथ मिलकर काम करना होता है। देखिए कोई भी स्पोर्ट हो तो पूरी की पूरी टीम होती है, उसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। इससे हम दूसरों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं और समूह में काम करने की क्षमता विकसित करते हैं। खेल हमें जीवन के कई मूल्यों से परिचित कराता है। तो अब देखिए ना, एक एक करके हम यहाँ पर पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, जो संकेत बिंदु दिए हुए थे, ठीक है। जैसे कि धैर्य, दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और हार जीत को स्वीकार करना। ये सभी गुण हमें जीवन में सफल बनाने में मदद करते हैं। अब ये सारे गुण जो हम खेल में सीख रहे हैं, ये वास्तविक जीवन में भी हमारी जिंदगी को बहुत सफल बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये 3 संकेत बिंदु हैं, इन्हीं को हमें समझना है और इन्हीं के आधार पर हमें अनुच्छेद में लिखना होता है, ये ध्यान रखिए। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये विषय है। इस पर हमें दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद। अब हम लिखेंगे भूमिका। अब भूमिका में हमें इस सूक्ति जिंदगी जिंदा दिली का नाम है अर्थ है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है 40 शब्दों में। फिर आ जाते हैं नवीन दृष्टिकोण। अब जिंदगी को लेकर जो लोगों के अंदर नया दृष्टिकोण पनपा है और उससे किस तरीके से ये लोग हैं, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आते हैं निष्काम कर्म, यानी कि हमें बगैर किसी चीज की इच्छा किए कर्म करते रहने। क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कोई भी काम हम इच्छा के कुछ प्राप्ति करने के लिए करते हैं और वो हमें नहीं मिलता, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज का दुख या तकलीफ होती है। तो ये चीज आपको आखिरी में समझाना है। तो ये 3 आप अनुच्छेद लिखेंगे, 3 संकेत बिंदु लिखेंगे 40-40 शब्दों के। देखिए क्या है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इस कथन का अर्थ है अपने जीवन को खुलकर जीना। हमारा जीवन भाई हमें एक ही बार मिला है, खुलकर जिए। जो अपने जीवन को खुलकर जीता है उसे सुख दुख आशा अभिलाषा प्रभावित नहीं करती। आज ही जिंदगी की हर खुशी के मजे ले लें और मस्ती में जिए, यही है जीवन का वास्तविक सुख। भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे ठीक है आज हम काम कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। वो करते करते समय निकल जाता है, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए आज का सही उपयोग करें। यह भी याद रखें कि बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। आज का आपका ये समय चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। आज को उत्साह और खुशी से जीना ही तो जिंदा दिली है। जिंदा दिल के लिए खुशी ई को अत्यधिक आवश्यक होती है, यानी कि जिंदा दिली के लिए हमारे पास खुशी बहुत आवश्यक है। हमें खुश रहना है, क्योंकि जिंदा दिल इंसान ही वास्तविक रूप में जिंदा दिल होता है। परंतु खुशी है कहाँ और उसे कैसे ढूंढे।
कोई खुशी को धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई आध्यात्मिकता में, कोई पढ़ने लिखने में, कोई समाज सेवा में और कोई ना जाने किस किस क्षेत्र में ढूंढता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि खुशी हमारे अंदर है। हम बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजों में अपनी खुशी ढूंढते, पर खुशी कहीं नहीं होती। खुशी कहाँ होती है? खुद हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगंध का आनंद लेने के बाद उसे बाहर ढूंढता है। कहाँ करता है? उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो पूरे जग में ढूंढता रहता है, जबकि वह उसकी नाभि में होती है। वास्तविक खुशी हमें जिंदा दिल बनाती है। वास्तविक अर्थ में हमें खुशी तब मिलती है जब किसी कार्य के परिणाम के विषय में ना सोचें। यानी कि इसका हमने बोला ना, निष्काम फल, यानी कि निष्काम कर्म कीजिए, कि हर काम करिए मगर उसके फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल की चिंता में हम अपने ज्यादातर अच्छे मोमेंट्स को खो देते हैं। निष्काम भाव से, बिना किसी लाभ हानि की अपेक्षा से किसी कार्य को करने से ही हम खुश रह सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। यह कुछ अटपटा लगता है, परंतु यही कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोग हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो वो हर चीज में खुशी ढूंढ लेंगे, और बहुत सारे लोग आप हर चीज में निगेटिविटी देखेंगे तो वो ना खुद खुश रहेंगे ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। कुछ युवक का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण उनके जीवन में ना कोई उत्साह है ना कोई उमंग है, क्योंकि भाई हर चीज में वो नुक्स निकलते, उन्हें जो कुछ मिलता है, अरे ये ठीक तो है लेकिन ये थोड़ा सा और ऐसे मिल जाता तो सही था। हर चीज में नुक्स निकालना, निगेटिविटी करना, ये सही नहीं होता, क्योंकि ये हमें खुश होने का मूवमेंट ही नहीं देगा। उनके चेहरे बुझे बुझे लगते हैं, क्योंकि वे जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। कुछ वृद्धों में जिंदगी की शाम में भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण चेहरे में ताजगी रहती। बहुत सारे आप यंगस्टर को देखेंगे कि उनका चेहरा एकदम बुझा सा है, बूढ़ा बूढ़ा हो गया, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र के लगते हैं। और कहीं आप बुजुर्गों को देखेंगे 80-80, 85-85 साल के हैं, लेकिन तब भी वो अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, चमक होती है चेहरे पे। क्यों? क्योंकि वो अपनी हर एक मोमेंट को जीते हैं और उसमें पॉजिटिविटी रखते हैं, नेगेटिविटी नहीं रखते हैं। इसी का नाम जिंदा दिली है। परंतु इसके साथ अपने पारिवारिक, नैतिक, सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना भी हमारा धर्म है, क्योंकि भाई हम जब इस जीवन में आए हैं तो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी हमारा फर्ज होता है। ऐसा नहीं अपनी जिंदगी जीने के चक्कर में हम अपनी जो है फर्ज भूल जाएं। दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाकर चलें व जीवन का आनंद लें। चलिए, अब हमारे पास तीसरा अनुच्छेद, तीन थे ना, तीन में से एक करना था। तीसरा है सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। सौर ऊर्जा क्या है? देखिए, बहुत पहले आते थे सोलर कुकर, लोग उसमें खाना पैक करके रख देते थे, वो और हीट से पक जाता था। फिर अब आप कल देख रहे हैं सभी जगह पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, आप लोग देखते हैं ना सोलर पैनल्स। ये सौर ऊर्जा बिल्कुल फ्री होती है, सस्ती होती है, स्वच्छ होती है। ठीक है भाई, सूरज तो अपनी रोशनी दे रहा है, उसी ऊर्जा से हम क्यों नहीं अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाएं? उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। भाई हम क्यों पानी से बनाएं, उसके लिए हम इतना पेमेंट करें? क्यों हम खदानों को खोद कर कोयला से निकाल कर बनाएं? भाई जो चीज हमें फ्री में प्राप्त हो रही है उसी से ऊर्जा बनाएं, वो है सौर ऊर्जा, है ना, सूरज की ऊर्जा। अब इसे 4 भाग में लिखना है। सबसे पहले क्या है? भूमिका, इसका स्रोत क्या है, देश के लिए ये क्यों आवश्यक है, और लाभ। तो आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताना है भूमिका में। इसका स्रोत क्या है? वो सूरज है, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी में। फिर आते हैं देश के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि देश में पर्यावरण हो चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, ये दोनों ही तौर पर आवश्यक है। फिर इससे लाभ ही लाभ, लाभ तो बहुत ही सारे हैं, क्या गिनवाए जाए, है ना। चलिए देखते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोत के रूप में उभरी है। यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये बहुत अच्छी है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होती है। भारत जैसे देश के लिए जहां सौर ऊर्जा की प्रचुरता है, यह ऊर्जा संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
सौर ऊर्जा का उपयोग करने से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए, बिजली पर हम हैं, पेट्रोल पे हैं, ये सारी चीजों पे है ना, जो वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा घटाने में मदद करता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा की लागत कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचने में भी सहायता मिलती है। अब क्या होता है कि आजकल क्या होता है ना, आप अपने घरों में पैनल लगा लो, वो बिजली सप्लाई आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करो और आपको वो फ्री में देगा। तो इस तरीके से बिजली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास बहुत पहुंच जाती है। तो जहां पर सौर ऊर्जा पैनल्स नहीं है, वहां पर ये सस्ती दरों पर सप्लाई कर पाती, क्योंकि भाई इनका मैन्युफैक्चर तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है इसे कम दरों पर प्रसारित करते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देती है। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। 3 अनुच्छेद किए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में, जहां हमारे पास है 2 पत्र। दोनों में से हमें एक पत्र करना है। चलिए देखते हैं क्या है। आपके बचत खाते का एटीएम कार्ड खो गया है। इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो ये कार्यालय पत्र है, सीधे सीधे औपचारिक पत्र हो जाएगा। अथवा अपने मित्र को पत्र लिखें जिसमें हिंदी का महत्व और लाभ बताए गए हैं। मित्र को पत्र लिख रहे हैं, ये एक अनौपचारिक पत्र है। तो दोनों में से जो भी आप पत्र करोगे उसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए कर लेते हैं दोनों पत्र। पहला पत्र क्या था? एटीएम खो जाने के लिए, है ना। क्या है? बैंक प्रबंधक को, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा मथुरा। फिर आप दिनांक दे दोगे, फिर विषय लिखोगे एटीएम कार्ड खो जाने के संदर्भ में, इसी के इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख रहे हो। फिर आते हैं महोदय, सविनीय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम अशोक शर्मा है और मेरा अकाउंट नंबर, क्योंकि भाई देखिए बैंक में आपका आइडेंटिफिकेशन आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, उस अकाउंट नंबर जो वहां पर आपका अकाउंट नंबर जो बैंक में है वही आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका नाम आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट नंबर है। मैं आपके भारतीय स्टेट बैंक इंडिया का खाता धारक हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा एटीएम कार्ड बाजार में कहीं खो गया है और मुझे वापस नहीं मिला है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खो चुके एटीएम कार्ड को जल्द ब्लॉक कर दिया जाए ताकि उसका कोई गलत उपयोग ना कर सके। साथ ही नए एटीएम कार्ड के लिए मेरा आवेदन स्वीकार करते हुए जल्द ही मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। आभार सहित। ठीक है, धन्यवाद भवदीय नीरज। आपका नाम, फिर आपको खाता और अपना मोबाइल नंबर भी देना यहाँ पर पड़ेगा। खाता धारक तो हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे बैंक से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो उस लिए आप अपना मोबाइल नंबर भी देंगे। ठीक है, अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र था जो कि हम मित्र को लिख रहे थे हिंदी के महत्व को बताते हुए। 75 कैलाशपुरी दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2019। प्रिय तृप्ति आपकी फ्रेंड का नाम है। नमस्कार, अभी पिछले हफ्ते तुम्हारा स्नेह भरा पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, क्या हुआ? यानी कि आपका जो एनुअल एग्जाम है, तुम हिंदी भाषा के विषय में जानना चाहती थी। मैं तुम्हें यह विवरण भेज रहा हूं। हिंदी भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। इसका ज्ञान प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए। सन 1965 में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्य आरंभ हो चुका है। हालांकि उसके साथ अंग्रेजी में कार्य करने का प्राविधान भी संविधान में किया गया है। तो क्या हुआ था, 1950 में जो है वो राजभाषा हमारी बनी, तो लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे हर राज्यों में लागू करने में थोड़ा समय लगा, तो 1965 तक सभी कार्यालयों में हिंदी में काम होने लगा, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी में भी होगा। भारत सरकार ने निश्चय किया कि केंद्र के सभी कर्मचारियों को शीघ्र प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, जो कि सभी हिंदी में होती हैं। ये परीक्षाएं भारत का गृह मंत्रालय लेता है। जो व्यक्ति स्कूल स्तर पर हिंदी पढ़कर आए हैं उन्हें इन परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो स्कूली स्तर पर बैठ के आते हैं उन्हें हिंदी की अच्छी ज्ञान होती है। बहुत सारे लोग हैं ना कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं तो करते हैं, लेकिन जिन्हें हिंदी का ज्ञान अच्छा होता है उन्हें इसमें बैठने की जरूरत नहीं होती, जो इनके स्कूल सर्टिफिकेट्स के थ्रू पता भी चलता है। हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
भारत देश में अत्यधिक लोग हिंदी बोलते हैं। अगर हम हिंदी बोल सकते हैं तो सारे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन आदि देशों में भी बोली जाती है। आज हिंदी अंतर्राज्यीय स्तर पर है। यही नहीं, स्वतंत्र उद्यम के समय सब भारतीयों को एक सूत्र में बांधने में हिंदी का बड़ा महत्व था। देश के लेख को ना हिंदी के ऊपर कई गीत रचनाएं लिखी गई हैं। इसके अलावा हिंदी व्यापार की भाषा भी है। सभी धर्म स्थलों पर हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी देश की एकता की कड़ी है। हिंदी विकसित भाषा है। इसका साहित्य विशाल है, बहुत वृहद है। उम्मीद है कि तुम हिंदी के महत्व को समझ चुके होगे। शेष कुशल है। आपका दोस्त गोविंद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र भी लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास हमको लिखना है एक जो है ईमेल या लघु कथा, इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है। देखिए क्या है, राज्य के परिवहन सचिव यानी कि transport@delhi.gov.in को एक ईमेल लिखिए जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ करने का अनुरोध है। आपको एक ईमेल लिखना है, अथवा अगर ईमेल नहीं लिखना चाहते तो आप लघु कथा लिख सकते हो। लघु कथा क्या है, देखते ही देखते ओले बरसने लगे, टेनिस बॉल जैसे बड़े बड़े, पहले कभी नहीं देखे ऐसे ओले, विषय पर लघु कथा आपको लिखनी है। अब दोनों में से जो भी आप करोगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं ईमेल। सबसे पहले फ्रॉम लिखोगे, आपका जो भी नाम है उससे mycbscguide.in, फिर आ जाते हैं टू transport@delhi.gov.in, फिर BCC और CCC में हमें कुछ मेंशन नहीं करना है। हाँ, इसके बाद आप यहाँ पर दिनांक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस BCC और CC के बाद आप जो डेट है उसे मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है विषय, क्योंकि विषय के पहले ही डेट रहती है, आप वहाँ मेंशन करिए। आपकी कॉलोनी तक नए बस मार्ग हेतु। महोदय, मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी डी ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। हमारी कॉलोनी में कोई बस नहीं चलती, अतः आपसे अनुरोध है कि विकासपुर डी ब्लॉक तक एक नया बस मार्ग यानी बस रूट आरंभ करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसके लिए सूचित करेंगे। तो आपके यहाँ जो है ठीक तरीके से जो है बस नहीं चलती है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर बोला है कि नया रूट आप शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है पवन बस। ठीक है, ये ईमेल हो गया। अब हम लेकर आ जाते हैं लघु कथा। लघु कथा में आपको बताया गया कि ओले पड़ रहे हैं, टेनिस बॉल जितने ओले। अब इसी के आगे आपको पूरा दिन पूरी सिचुएशन को इमेजिन कर लेना है। किस तरीके से, देखिए। सांगानेर में शुक्रवार दोपहर बाद एकदम से मौसम बदला और आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया। शाम के करीब 4 बजे से बारिश के साथ पहले चने और बेर के बराबर ओले गिरे। 5-10 मिनट तक हल्के ओले गिरने के बाद दौर थम गया, रुक गया। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर ओले बरसने लगे। सिविल लाइन, गोपालगंज, गोविंद बाजार से बड़ा बाजार तक जमकर ओलावृष्टि हुई। इस दौरान कहीं नींबू के आकार के तो कहीं टेनिस बॉल के आकार के ओले गिरे। ओला वृष्टि और तेज बारिश में कुछ समय के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि भाई इनकी चोट भी बहुत तेज होती है, तो सभी कुछ रुक गया। मुख्य बाजारों में जहां तक कुछ दुकानों में भी पानी भर गया, इतना पानी बरसा। मकानों की छतों, चादरों, वाहनों जब ओले गिरे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हैं, यानी कि सभी कुछ डैमेज हुआ होगा। मकरोनिया क्षेत्र में तो करीब टेनिस बॉल के आकार के ओले जमीन पर गिरे। काफी देर तक ओले शहर की सड़कों पर बिखरे थे। घरों की चादर और छप्पर उड़ गए थे। कई वाहनों के तो कांच टूट गए। भाई इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे अगर तो कांच तो टूटेंगे। मंडियों में अनाज भीग गया। प्रशासन भी सर्वे के नाम पर पड़ना झाड़ने का प्रयास करता नजर आ रहा है। सीमित प्रबंधकों को त्रिपाल बिछाकर माल को सुरक्षित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, यानी कि उससे जो संबंधित अधिकारी हैं कि भाई त्रिपाल लगाइए और जो सामान आप समेट सकते हैं उनको समेटिए, सही से सुरक्षित कीजिए।
अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 में, और ये है हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। क्या दिया गया है? मारपीट करने वाले एक छात्र और अनुशासन समिति के अध्यक्ष का संवाद लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब आपको यहाँ पर संवाद लिखना है अथवा करके एक सूचना तैयार करनी है, दोनों में से कुछ एक करना है, जो भी आप करेंगे 5 नंबर का। अब सूचना क्या है? आप रोमिल टिक्कू या रोमिला टिक्कू हैं, जो गैर सरकारी संगठन मिलाप के अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। आपका संगठन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना चाहता है। जन सामान्य को इसकी जानकारी देने के लिए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। ठीक है, अब आपको सभी को इसकी जानकारी देने के लिए सूचना तैयार करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संवाद लिखेंगे। संवाद क्या है? देखिए, मारपीट करने वाला एक छात्र है और अनुशासन समिति के अध्यक्ष, इन दोनों के बीच संवाद है। तो संवाद लिखने का हमने तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लोग बोलते हैं, जिनका कैरेक्टर है, उन्हें हम लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे और फिर एक लाइन से हम संवाद लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। कक्षा में एक छात्र ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी। अब आपको पहले इसका सिनेरियो तो बनाना पड़ेगा, सीधे संवाद तो लिखना नहीं है, वो लिखेंगे। इसकी लिखित शिकायत मिलने पर अभियुक्त छात्र को अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय बुलाया। उनके बीच की बातचीत इस प्रकार हुई। अब उनको बुलाया तो बातचीत कैसे हुई है? सबसे पहले अध्यक्ष जी बोलते हैं, क्या? कहो गोविंद, तुम्हारे विरुद्ध किशोरों ने मारपीट की शिकायत की है। तुम तो अच्छे छात्र हो, फिर यह मारपीट क्यों? छात्र यानी कि गोविंद बोलता है, सर मैं पिछले 5 साल से विद्यालय में पढ़ रहा हूं। मेरे विरुद्ध आपको कोई शिकायत न मिली होगी, पर उस दिन किशोर ने मुझे जानबूझकर छेड़ा और जब गाली दी तो मैंने उसकी पिटाई कर दी। ये छात्र का कहना था। अध्यक्ष जी बोलते हैं, तुम जैसे अच्छे छात्र से सद्व्यवहार की आशा की जाती है। तुम्हें किशोर के साथ मारपीट ना करके उसके दुर्व्यवहार की शिकायत अपने अध्यापक या अनुशासन समिति से करनी चाहिए थी। मतलब तुम्हें अपने तरीके से काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इससे संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए ताकि उस बच्चे को दंड मिले, तुमको दंड देना नहीं चाहिए था। छात्र, सॉरी सर, अब आगे आपको शिकायत का कोई मौका ना दूंगा, इस बार माफ कर दीजिए। अध्यक्ष, तो ठीक है, इस बार चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, आशा है तुम अपना सद्व्यवहार बनाए रखोगे। छात्र, जी सर, जैसा आप कहें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक संवाद तैयार। हमेशा ध्यान रखिए, संवाद लिखने से पहले आपको एक प्लॉट देना पड़ेगा, उस प्लॉट के आधार पर ही आप आगे काम करेंगे। चलिए, अब हमें क्या बनाना था? एक सूचना। तो सूचना के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इस तरीके से एक ब्लॉक बनाना है और तब सूचना लिखनी है। देखिए क्या है, मिलाप संगठन सूचना दिनांक, फिर आप विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु सूचना। जन साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा संगठन खेल कूद के लिए छात्रों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करता है। बच्चों को खेलकूद के प्रति उत्साहित करने के लिए हमारा संगठन प्रति वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करता है, यानी कि जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी को 20 फरवरी तक आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी कि जो कोई भी एलिजिबल है वो अपना आवेदन 20 फरवरी तक दे सकता है। योग्य अभ्यर्थी अंतिम दिनांक से पहले संपर्क करें। रोमिल टिंकू, अध्यक्ष, मिलाप संगठन। तो इस तरीके से आप एक सूचना दें। बस याद रखना, सूचना हमेशा एक ब्लॉक के अंदर ही लिखना। इसका फॉर्मेट पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का पहला सैंपल पेपर। ठीक है, अभी आपके लिए बहुत सारे सैंपल पेपर आने वाले हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आगे मिलते हैं फिर से और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।